हेलो गाइस, वेलकम टू प्रेप किट। आज इस पर्टिकुलर सेशन में हम क्या करने वाले हैं, मैकेनिक्स के आईआईटी जेम 2020 में आए हुए क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। टोटल 8 क्वेश्चंस आए थे मैकेनिक्स में आईआईटी जेम 2020 में, और इस पर्टिकुलर पार्ट में हम सिर्फ 4 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी के 4 क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे होंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन रिसीव होती रहे हर एक वीडियो की। तो स्टार्ट करते हैं गाइस इस पर्टिकुलर पार्ट में, जहां पर हम 4 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे आईआईटी जेम मैकेनिक्स के 2020 के। राइट तो करते हैं गाइस स्टार्ट आज के इस पर्टिकुलर सेशन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के ऊपर है गाइस। देखो यार, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हें पता होना चाहिए, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। बाकी हम मैथमेटिक्स से देख रहे होंगे कि इसका रीजनिंग कहां से आ रही होगी हमारी। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है, बाकी की चीजें बाद में डिस्कस करेंगे। तो देखो मैं यहाँ पर क्या गिवन है, फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन अ सेंट्रल पोटेंशियल। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा सेंट्रल पोटेंशियल के अंदर मोशन किस टाइप का होता है। मान लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर बिग, राइट, और एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है हमारे पास यहाँ पर। अब क्या हो रहा है, सेंट्रल पोटेंशियल के अंदर यहाँ पर मोशन हो रहा है। तो जो मोशन होता है वो जनरली इस टाइप का होता है हमारा ऑर्बिट में यार, जैसे हमारा प्लेनेटरी मोशन होता है उसी टाइप का, कि बीच में यार हमारे पास यहाँ पर सन है और हमारे प्लैनेट्स जो है वो ऐसे इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। राइट, सेम थिंग, वही चीज है। तो यहाँ पर जो फोर्स होता है हमारे पास यहाँ पर, जो इन दो प्लैनेट्स के बीच में फोर्स होगा, या फिर मैं कहूँ इन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स होगी वो किस टाइप की हमारे पास यहाँ पर होगी, वो होगी सेंट्रल फोर्स। राइट, और इसकी वजह से जो पोटेंशियल आ रहा होता है वो होता है हमारा सेंट्रल पोटेंशियल। राइट, तो यहाँ पर क्या होगी, सेंट्रल फोर्स का जो एक्सप्रेशन होगा वो किस टाइप का होगा, फंक्शन ऑफ आर। ये आर क्या है यार, हमारा यहाँ पर डिस्टेंस है। कौन सा डिस्टेंस है, इन दो प्लैनेट्स के बीच में जो डिस्टेंस हमारे पास, ये वो डिस्टेंस है हमारे पास आर। राइट, तो ये होता है हमारे पास सेंट्रल फोर्स का मोशन, कि सेंट्रल फोर्स के अंदर हमारे पास मोशन किस टाइप से हो रहा होगा, तो इस टाइप का हो रहा होगा। तो अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें क्या बताना है यार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। राइट, हमें बताने की कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। द मोशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ प्लेन ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब देखो यार, पहले चीज ये समझ लो कि हमारा जो मोशन होता है यार वो क्या होता है, एक प्लेन के अंदर होता है, यानी कि 2D मोशन होता है हमारा। जैसे यार हमारा सन है, उसके अराउंड हमारी क्या कर रही है, अर्थ रिवॉल्व कर रही है। तो जो अर्थ का मोशन है वो क्या है, एक प्लेन के अंदर है। राइट, तो जितनी भी सेंट्रल फोर्सेस है उसके अंदर जो मोशन हो रहा होगा वो हमारा क्या हो रहा होगा, एक प्लेन के अंदर हमारा हो रहा होगा। पहली चीज ये हमारे पास ये है। राइट, अब हमें बताना क्या है, वो किसकी वजह से, क्या वो एंगुलर मोमेंटम की वजह से है, क्या वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वजह से है, क्या वो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की वजह से है, या फिर वो रिस्ट्रिक्टेड प्लेन में है ही नहीं। तो सबसे पहली बात यार, वो हमारा एक प्लेन के अंदर रिस्ट्रिक्ट होता है, तो ऑप्शन डी तो हमारा गलत हो गया। सबसे पहली चीज तो ये। अब इसके आगे की बात करें कि ऐसा क्यों होता है, अब वो समझना हमें जरूरी है। राइट, तो अब देखो यार, सेंट्रल फोर्स हमारे पास गिवन है और उसका एक्सप्रेशन मैंने तुम्हारे सामने यहां पर लिख दिया। एक चीज यहां पर मिसिंग है, क्या, डायरेक्शन मैंने मेंशन नहीं की है। तो यहां पर आर कैप भी आएगा। राइट, जो फोर्स है वो क्या, एक फंक्शन ऑफ आर है। आर क्या है, दो प्लैनेट्स के बीच में डिस्टेंस या फिर दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस। और आर कैप क्या है, जो इनके बीच में यूनिट वेक्टर होगा। यानी कि अगर मैं इस इंस्टेंट की बात करूं तो ये आर कैप होगा। अगर मान लो ये यहां पर ऑब्जेक्ट हमारा यहां पर आ गया, तो जो आर कैप आएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो ये मेरे पास है आर कैप। राइट, मतलब कि क्या, रेडियली आउटवर्ड, तो वो सीन है यहाँ पर। और वैसे यार अगर हमारे पास यहाँ पर सेंट्रल मोशन हो रहा है तो जनरली हमारे पास वो अट्रैक्टिव पोटेंशियल होता है, तब भी हमारा वो ऐसे जा रहा होगा। मतलब जो हम डील करते हैं यहाँ पर, अगर कोई ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा है उसके अराउंड, तो वो क्या हो रहा होगा, एक अट्रैक्टिव वाला टाइप का आ रहा होगा। मतलब कि एक नेगेटिव साइन के साथ आ रहा होगा, ताकि हमारा क्या हो, बाउंड रहे वो। क्योंकि अगर यार पॉजिटिव रहेगा तो ऑब्जेक्ट क्या हमारा दूर जाता रहेगा। राइट, तो वो सिचुएशन हो जाएगी हमारे पास। लेकिन जनरली हम वो चीज नहीं देखते हैं। जब प्लैनेटरी मोशन हमारे पास हो रहा होगा, तब रिवॉल्व हो रहा होगा, तो क्या हो रहा होगा सीन हमारे पास, कि वो एक अट्रैक्टिव नेचर का हमारे पास होगा, तो नेगेटिव साइन भी हमारे पास वहां पर वो आता है। राइट, बस मेरे यहां पर कहने का मतलब क्या है, या तो रेडियली इनवर्ड होगी फोर्स या फिर रेडियली आउटवर्ड होगी। राइट, अगर रेडियली इनवर्ड है फोर्स यार, तो हमारा बाउंड हो रहा होगा, एक सर्कुलर में या फिर इलेक्ट्रिकल में मूव कर रहा होगा हमारा। राइट, और अगर मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास जो है आर कैप है वो बाहर की तरफ जा रहा है, राइट, यानी कि जो फोर्स है वो बाहर की तरफ है, तो उस केस में हाइपरबोला की सिचुएशन हमारे पास बन सकती है। राइट, तो इस चीज का हमें यहां पर ध्यान देना है। राइट, तो अब यहां पर यार हमें क्या देखना है, हमें यहां पर ये चीज देखनी है कि फोर्स हमारी किस टाइप की, इस टाइप की है। तो अब मैं यहां से यार निकालने में इंटरेस्टेड हूं टॉर्क। तो टॉर्क देखो हमारे पास यहां पर क्या होगी, टॉर्क का है, पहले एक्सप्रेशन याद करो, हमारे पास क्या होता है, सिंपल आर क्रॉस एफ। तो आर क्रॉस एफ होता है हमारे पास क्या, टॉर्क। तो यहां पर आर क्रॉस एफ करेंगे हम, ठीक है, आर कैप, इसको मैं आर वेक्टर ही लिखता हूं, पूरा आर कैप नहीं लिखता हूं। राइट, तो आर वेक्टर क्रॉस एफ की वैल्यू रखते हैं यार ऊपर से, एफ ऑफ आर और आर कैप। तो अब यार इस आर के अंदर क्या है, हमारे पास एक आर मैग्नीट्यूड है और साथ में उसकी एक डायरेक्शन है, आर कैप क्रॉस आर कैप। राइट, और ये एफ ऑफ आर भी यार एक मैग्नीट्यूड टाइप फंक्शन है हमारे पास, तो इसको मैंने अलग से दिया। तो भी आर क्रॉस आर कैप क्या देगा, हमें जीरो दे देगा। इसका मतलब क्या है, टॉर्क हमारे पास क्या आ गई है, जीरो आ गई है।
क्लियर है यहाँ तक? बड़ा ही सिंपल था कि यार हमारे पास सेंट्रल फोर्स थी, उसकी वजह से टॉर्क क्या होगी, जीरो होगी। ये चीजें याद होनी चाहिए वैसे। ये मतलब तुम्हें डायरेक्ट बस टिक करना होगा इस क्वेश्चन के ऊपर, राइट? वहां पर तुम ये सोचोगे नहीं, चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए ऑलरेडी, राइट? तो ये हमारे पास क्या आ गई है, टॉर्क आ गई है। तो टॉर्क हमारे पास आ गई है जीरो। अब इसके आगे की बात करते हैं। अभी टॉर्क का हमारे पास एक रिलेशन और होता है क्या, टाउ इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी, राइट? यानी कि यहां पर क्या, ये एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। ये हमारे पास एक रिलेशन होता है जो टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम को रिलेट करता है। तो टॉर्क मेरे पास जीरो है, तो यहां से मेरे को क्या पता चला कि जो एल है ना मेरे पास, वो कांस्टेंट वैल्यू है एक, राइट? एंगुलर मोमेंटम क्या है मेरा, कांस्टेंट है, राइट? अब इस एंगुलर मोमेंटम के कांस्टेंट होने से क्या होगा, अगर मेरे पास एल कांस्टेंट है, उससे मेरे पास क्या होगा, इसका मतलब ये है कि उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है। मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। और साथ में क्या, डायरेक्शन भी मेरी कांस्टेंट रहेगी, डायरेक्शन ऑफ एल इज कांस्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए गाइस, जो डायरेक्शन है ये हमारे लिए यहां पर इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो रहेगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब क्या है, मान लो यार मेरे पास जो एंगुलर मोमेंटम है ऊपर की तरफ निकल के आ रहा है वेक्टर, मतलब एक प्लेन तुम्हारा नीचे है जो स्क्रीन तुम्हें दिखाई दे रही है, और जो मैंने डॉट यहां पर बनाई वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अपवर्ड हमारा एंगुलर मोमेंटम निकल के आ रहा है। ये हमारे पास एल वेक्टर है, ठीक है? ये मेरे पास अब कांस्टेंट है। अब मानो यार क्या है, मेरे पास आर इधर है, ठीक है? आर मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो गया मान लो आर, आर वेक्टर, ठीक है? ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास दूसरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है? चीज समझो, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास दूसरा ऑब्जेक्ट है, राइट? और यहां पर क्या सीन हो रहा है मेरे पास, यहां पर सीन ये हो रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है मेरा वो इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है? इस तरफ मूव कर रहा है, यानी कि इसका जो मोमेंटम है वो इस तरफ है, राइट? मान लो ये ऑब्जेक्ट जो तुम्हारा मास m का है और उसकी जो वेलोसिटी है वो ये है v, राइट? तो ये मैंने यहां पर लिख दिया है, p इज इक्वल टू एम वी वैक्टर। अब एक बात बताओ, हमारा एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होता क्या है, r क्रॉस p होता है हमारे पास, करेक्ट? तो यहां पर आ जाएगा r क्रॉस m क्रॉस v, ये मेरे पास आ जाएगा। क्लियर है? इस चीज को समझना आप। अब यहां पर जो r क्रॉस v है, अब मेरे को पता है एल की डायरेक्शन वो सेम रहने वाली है, और एल की डायरेक्शन आ कहां से रही है, आर कैप क्रॉस वी कैप से। इस चीज को समझो थोड़ा ध्यान से। हमारी जो एल कैप की जो डायरेक्शन, जो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन, वो कहां से आ रही है, आर कैप क्रॉस वी कैप से, यानी कि जिस तरफ मेरा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और साथ में जो आर कैप है, राइट? अब ये चीज क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, जो तुम्हारी एल कैप है जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ये हमेशा सेम रहने वाली है। ये हमेशा क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। इसका मतलब क्या है, जो आर और क्रॉस वी है ना वो हमारे एक प्लेन में रहेंगे। क्यों भाई, क्योंकि यार यहाँ पर देखो क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है, राइट? और हमें पता है क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या देता है, परपेंडिकुलर देता है। क्या देता है, परपेंडिकुलर। यानी कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट हम दो वेक्टर्स की कर रहे हैं तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वहां से वो क्या होगा, उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर में, राइट? ये चीज हमने यार स्कूल लेवल में पढ़ी होती है। तो वही यहाँ पर चीज है कि अगर दो वेक्टर्स हैं उनके हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, परपेंडिकुलर रहेगा। तो यहीं से हमें पता चल रहा है कि आर और वी के हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा मेरा एल, राइट? हमेशा ही परपेंडिकुलर टू एल होगा। और एल मेरे पास क्या है, एक कांस्टेंट डायरेक्शन में है, उसकी डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होगी। इसका मतलब क्या है, आर और वी जो वेक्टर है ना मेरे पास, वो हमेशा ही एक प्लेन के अंदर एग्जिस्ट करेंगे, राइट? वो क्या करेंगे, हमेशा प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे आर और वी, राइट? आर और वी वेक्टर ये एक ही प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे होंगे, आर और वी। और यहीं से मुझे पता चलता है कि जो मेरा जो मोशन हो रहा होगा अंडर सेंट्रल पोटेंशियल या फिर अंडर सेंट्रल फोर्स, वो मेरा एक प्लेन में हो रहा होगा। तो किसकी वजह से है वो, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कि मेरा एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। ये चीज हमने यहीं पे देख ली थी इधर, एल इक्वल टू कॉन्स्टेंट, राइट? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन यही तो होगा, एल इक्वल टू कॉन्स्टेंट। किसी भी इंस्टेंट के ऊपर मेरा जो एंगुलर मोमेंटम है वो कॉन्स्टेंट रहेगा, राइट? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट? तो ऑप्शन ए इसका हमारा सही है। द मोशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ प्लेन ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आईटीजेम का। तुम्हें डायरेक्ट ये याद होना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। तो ये था गाइस हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अभी हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है गाइस। तुम यहाँ पर पोज करके इस क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हो अगर तुम नोट कर रहे हो, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर तुम्हें जस्ट बाद में रेफरेंस के लिए चाहिए तो, राइट? बाकी मैं कहूंगा कि नोट्स बनाते चलना ज्यादा बेटर रहेगा। एक नोटबुक उठाओ, क्वेश्चन लिखो, सोल्यूशन लिखो, ज्यादा बेटर रहेगा, राइट? तो स्टार्ट करते हैं गाइस सेकंड क्वेश्चन के साथ। देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमारे पास एक व्हील है, इज रोटेटिंग एट अ फ्रीक्वेंसी एफ नॉट हर्ट्ज, राइट? हमारे पास एक व्हील है जो हमारा क्या कर रहा है, फ्रीक्वेंसी एफ नॉट के साथ क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है अबाउट अ फिक्स्ड वर्टिकल एक्सिस। एक फिक्स्ड वर्टिकल एक्सिस है उसके अबाउट कर रहा है। द व्हील स्टॉप्स इन टी नॉट सेकंड, टी नॉट सेकंड में वो क्या कर रहा है, रुक जा रहा है विद कॉन्स्टेंट एंगुलर डी एक्सेलरेशन। यानी कि जो हमारे पास यार उसको डीएक्सलरेट कर रहा था वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। एंगुलर एक्सेलरेशन की यहां पर बात कर रही है क्योंकि यहां पर क्या है, हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी थी हमारे पास, राइट? अब जैसे यार हमारे पास काइनेटिक्स में
लीनियर के लिए होते हैं, वैसे हमारे पास एंगुलर में भी कुछ रिलेशंस होते हैं, तो हमें यहाँ पर वो रिलेशंस यूज करने पड़ेंगे और उनका यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या पूछ क्या रखा है, हमें निकालना क्या, द नंबर ऑफ टर्न्स कवर्ड बाय व्हील बिफोर इट कम्स टू रेस्ट इज गिवन बाय। तो बड़ा ही यार तुम्हें हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दिखाई दे रहा हो, लेकिन बिलीव मी काफी इजी क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है काइनेमेटिक्स की तरफ, हमें इक्वेशंस पता होनी चाहिए यार कि हमारे पास एंगुलर में भी इक्वेशंस होती हैं, जैसे हमारे पास लीनियर के लिए होती हैं वैसे हमारे पास एंगुलर में भी होती है, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए भी हमारे पास क्या होती है, इक्वेशंस होती हैं। अगर हमारे माइंड वो स्ट्राइक कर जाती हैं यार फिर तो बड़ा इजी है, और इस टाइप के क्वेश्चन या तो हमने क्लास 11th में भी किए होते हैं वैसे, राइट। तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे करना है, राइट। तो सबसे पहले यार हम एक्सप्रेशन लिखते हैं कि हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, उसके आगे की बात हम बाद में करेंगे। तो देखो यार हमारे पास सबसे पहले मैं लीनियर का लिखता हूं और फिर रिलेट करता हूं कि कैसे हमारे पास होता है। v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी, करेक्ट, हमारे पास ये रिलेशन होता है। ऐसे ही मेरे पास क्या हुआ यार, यहाँ पर एंगुलर है तो एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी ओमेगा इज इक्वल टू यू की जगह पे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ओमेगा नोट, ये मेरी रिप्रेजेंट कर रही है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ये मेरी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, प्लस यहाँ पर क्या होगा अल्फा टी, अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है मेरा यहाँ पर, राइट। और यहाँ पर क्योंकि डी एक्सेलरेट हो रहा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि नेगेटिव साइन के साथ आ रहा होगा, राइट। लेकिन उस चीज को मैं अभी नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगा, इस स्टेप में नहीं लिख रहा हूँ, राइट। अल्फा मुझे पता है कि वो नेगेटिव क्वांटिटी है, राइट, तो उस चीज को मेरे को एडजस्ट करना पड़ेगा, राइट। तो देखते हैं कैसे प्रोसीड करना है इस क्वेश्चन को। देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, हमारे पास इन्फॉर्मेशन ये है कि स्टार्टिंग में क्या उसके पास एफ नोट फ्रीक्वेंसी है, तो क्या मैं यहां से ओमेगा नोट निकाल सकता हूं, बिल्कुल। ओमेगा नोट क्या है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास, तो वो क्या हो जाएगी 2 पाई एफ नोट, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मेरे को गिवन है यार, इस सबको रिलेशन पता होना चाहिए यार, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बीच में और फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए। तो ये हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई एफ नॉट हो जाएगा मेरे पास, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ डायरेक्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब उसके बाद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन दे रखा है बस में, कि मतलब जो डीएक्सेलरेट हो रहा है वो कांस्टेंट उससे हो रहा है, राइट। कांस्टेंट एंगुलर डीएक्सेलरेशन हमें यहाँ पर गिवन है, तो उसकी जगह पर जस्ट मैं माइनस अल्फा यूज कर लेता हूँ, जस्ट माइनस यूज कर रहा हूँ क्योंकि वो डीएक्सेलरेट हो रहा है इस वजह से, और कोई रीजन नहीं है, बस इसी वजह से, राइट। और साथ में मेरे पास ये टी आ जाएगा, और फाइनल मेरे पास ये जीरो जाएगा, क्योंकि यार वो जाके रुक रहा है, क्योंकि खुद देखो यार लिखा हुआ है स्टॉप्स इन टी नोट टाइम, राइट। तो यहाँ पर मेरे पास जीरो आ जाएगा, और इसको भी मैं यहाँ पर टी नोट कर देता हूँ, क्योंकि हम टी नोट टाइम के लिए इसको अब ऑब्जर्व कर रहे हैं इस वजह से, राइट। तो ये मेरे पास क्योंकि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर होता है निकालना, तो यहाँ पर टी इक्वल टू टी नोट किया मैंने, राइट। तो यहाँ से मेरे पास जो अल्फा निकल के आया है वो क्या आ गया है 2 पाई एफ नॉट डिवाइड बाई टी नॉट, ये मेरे पास क्या आ गया है कॉन्स्टेंट डी एक्सेलरेशन जो मेरे पास हो रहा था एंगुलर डी एक्सेलरेशन, ये उसकी वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, राइट। इसको मैं मार्क कर लेता हूं क्योंकि इस रिजल्ट का भी मेरे को यूज पड़ेगा, राइट। तो ये मेरे पास फर्स्ट स्टेप हो चुका है। मेरे को निकालना क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स निकालने में, क्योंकि कितने उसने कवर किया। अब उसके लिए मेरे को क्या निकालना पड़ेगा यार, कितने अमाउंट से जो मेरा व्हील है वो रोटेट हुआ, मेरे को वो निकालना पड़ेगा, राइट। यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेरे को निकालनी पड़ेगी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारी कैसे रिप्रेजेंट होती है, थीटा से रिप्रेजेंट होती है, राइट, राइट। तो हम उसका यूज करेंगे। अब फॉर्मूला कौन सा यूज करें यार, हम याद करें हमारे पास लीनियर के लिए क्या रिलेशन होता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो वही रिलेशन मैं यहाँ पर यूज करूंगा एंगुलर के लिए। थीटा इज इक्वल टू यू की जगह पर क्या यूज करूंगा ओमेगा नॉट, राइट, टी, उसके साथ माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, तो माइनस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, मैं यहां पर ये रिलेशन यूज करूंगा, ठीक है। अब मेरे को चाहिए एट टाइम टी इक्वल टू टी नॉट, एट टी इक्वल टू टी नॉट के ऊपर मेरे को चाहिए, राइट। तो देखो हमारे पास क्या होगा, जो थीटा हो जाएगा मतलब टी इक्वल टू टी नॉट में कितना वो रोटेट हुआ, मैं यहां पर वो निकाल रहा हूं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में यहां पर निकाल रहा हूं, राइट। तो ओमेगा नॉट टी नॉट माइनस हाफ अल्फा की वैल्यू हमें पता है, तो यहां पर पुट कर दूंगा 2 पाई एफ नॉट टी नॉट, और साथ में यहां पर टी स्क्वायर की जगह पर टी नॉट स्क्वायर मैंने पुट कर दिया, तो टी नॉट से टी नॉट गया एक, 2 से 2 गया मेरा एक, राइट। तो अब मेरे पास बचा क्या, अब देखो गाइस यहाँ पर ना तुम्हें इसको भी चेंज करना पड़ेगा, ओमेगा नॉट की जगह पर क्या करना पड़ेगा, इसको 2 पाई एफ नॉट रख देंगे हम। तो देखो हमारे पास क्या बन जाएगा, जो थीटा निकल के आएगा वो क्या आएगा 2 पाई एफ नॉट टी नॉट, और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस पाई है हमारे पास, एफ नोट है और टी नोट है, ये मेरे पास यहाँ से वैल्यू बची हुई है, राइट। तो अभी हम यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा पाई एफ नॉट टी नोट, ये मेरे पास यहाँ से निकल के आ चुका है, राइट, ये मेरे पास यहाँ से निकल के आ चुका है। अब मुझे निकालना क्या था, मुझे निकालने थे नंबर ऑफ टर्न्स। तो अब सबसे पहले मैं ये समझना पड़ेगा कि एक टर्न में कितनी मूवमेंट हो रही है, अगर मेरा एक टर्न कंप्लीट हो रहा है व्हील का तो वो कितने एंगल से हमारा रोटेट हो रहा है, राइट। तो देखो समझो इस चीज को कि मेरे पास ये है, तो ये कितना एंगल रोटेट करेगा 2 पाई रोटेट करेगा, तब जाकर उसकी एक रोटेशन होगी मेरी, राइट। तो इसको क्या करना पड़ेगा 2 पाई से जस्ट डिवाइड करना पड़ेगा, नंबर ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू
नंबर ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू थीटा डिवाइड बाय 2 पाई, दैट्स इट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो पाई एफ नॉट टी नॉट डिवाइड बाय 2 पाई, तो यहां से नंबर ऑफ रोटेशन जो है उसको मैं एन से डिनोट कर लेता हूं, राइट, नंबर ऑफ रोटेशन, तो ये मेरे पास आ जाएगा एफ नॉट टी नॉट डिवाइड बाय 2, एंड यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन सा मैच हमारा कर रहा है, एफ नॉट टी नॉट डिवाइड बाय 2, तो ऑप्शन सी हमारा इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप कि क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। इन केस किसी को कोई डाउट रहता है यार कि कुछ कोई स्टेप नहीं समझ में आया कि कैसे क्या किया, या तो यार पीछे एक बार जाकर के देख सकते हो दोबारा से इस वीडियो को, या फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट कर सकते हो यार, मैं आपका डाउट सोल्व कर दूंगा। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो ना, तो आपका वहां पर क्वेरी सोल्व कर दी जाएगी। आई होप कि ये चीज सबको समझ में आ गई होगी वैसे, राइट। तो ये था हमारा यार सेकंड क्वेश्चन। तो अभी बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अगर किसी का नोट करना बचा है तो यहाँ पर पोज करके नोट कर लेना, राइट। मैंने दोनों स्लाइड को ओपन कर दी थी, राइट, यहाँ पर पोज करके नोट कर सकते हो, राइट। तो अभी मूव करते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दो क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। तो देखो हमारे पास यहाँ पर क्या है, थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास यहाँ पर, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड है। तो देखो हमारे पास यहाँ पर क्या है, टू ऑब्जेक्ट ऑफ मासेस m एंड 2m आर मूविंग एट स्पीड्स ऑफ v एंड v/2, यानी कि यार v और v/2 से हमारे पास क्या है, एक m मास है एक 2m मास है, राइट। आफ्टर अंडरगोइंग अ कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन, कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन, यार पहले तो हमें इस चीज का मतलब समझना पड़ेगा कि कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है। कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन हमारे पास वो कोलिजन होते हैं तब वो कोलाइड करके वो स्टिक हो जाए आपस में, यानी कि दो ऑब्जेक्ट आए यार आपस में कंबाइन हो गए, राइट। तो ये चीज हमें यहाँ पर खुद से समझनी पड़ेगी, ये चीज इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गिवन नहीं है, लेकिन अगर इनइलास्टिक कोलिजन गिवन है इसका मतलब क्या है, वो स्टिक हो चुके हैं कोलिजन के बाद। दे मूव टुगेदर, देखो लिखा भी हुआ है यार तुम्हारे सामने, दे मूव टुगेदर विद द स्पीड ऑफ दिस वन, तो यहाँ पर हिंट भी गिवन है, लेकिन अगर ये चीज मेंशन नहीं होती तब भी हमें इलास्टिक कोलिजन से समझ जानी थी चीज। द एंगल बिटवीन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द टू ऑब्जेक्ट इज, यानी कि जो दो ऑब्जेक्ट इनिशियल मूव कर रहे थे उनके बीच में एंगल क्या है। तो क्वेश्चन में समझा देता हूं एक फिगर के थ्रू कि क्या क्वेश्चन है हमारे पास। एक मास m का ऑब्जेक्ट है हमारे पास, वो ऐसे मूव कर रहा है सपोज कर लो। एक 2m ऑब्जेक्ट है हमारे पास, यानी कि 2m मास का एक ऑब्जेक्ट है, वो मान लो ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में जो वेलोसिटी है ना उनके बीच में एंगल बताना है। ये मेरे पास मान लो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये v/2 के साथ मूव कर रहा है। तो अब जो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में मेरे पास क्या होगा, एंगल होगा ना, वो मेरे को यहां पर निकालना है, राइट। ये मेरी क्या है, इनिशियल कंडीशन है। फाइनल कंडीशन क्या है मेरे पास, फाइनल कंडीशन मेरे पास ये कि दोनों स्टिक हो जाएंगे 3m, राइट। और मैं मान लेता हूं कि वो यहां पर मूव कर रहे हैं v/3, राइट, वो हॉरिजॉन्टली यहां पर मूव कर रहे हैं, राइट। ये मैंने अपनी तरफ से माना है, ठीक है। माना इन द सेंस यार मैंने यहाँ पर सिस्टम को ऐसे क्रिएट किया कि यार दो ऑब्जेक्ट मेरे पास ऐसे आएंगे, कोलाइड करेंगे और फिर वो हॉरिजॉन्टली निकल जाएंगे। मैंने ऐसा सिस्टम अपनी तरफ से माना है, राइट। कहने का मतलब ये है कि यार जहां पर भी मेरा यार कोलिजन के बाद जो ऑब्जेक्ट स्टिक होने के बाद मूव करेंगे ना, उसको मैंने, उस लाइन को मैंने क्या मानना, एक्स एक्सिस मैंने मान लिया है, ठीक है। उसको मैंने हॉरिजॉन्टली मान लिया, दैट्स इट। अगर मान लो कि तुम्हारे यार दो ऑब्जेक्ट थे, अगर तुम ऐसे ट्रीट करते हो इनको, देखो यहाँ पर ऊपर देखना, छोटा साइड में फिगर बना रहा हूं छोटी सी। मान लो कि दो ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास ऐसे हैं, एक ऐसे जा रहा है एक ऐसे जा रहा है, और वो यहां पर मूव कर रहे हैं, तो इस चीज को मैं एक्स एक्सिस मान रहा हूं, ठीक है। हम इसको मान सकते हैं ना अपनी तरफ से, तो वही चीज मैं यहां पर कर रहा हूं। इसको मैंने क्या किया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस मान लिया है, और ये दोनों समथिंग कोई एंगल बना रहे होंगे, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको मैं θ1 इसको मैं θ2, और इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा बाद में। तो θ1 प्लस θ2 मेरे को क्या दे देंगे, इन दो वेलोसिटी के वेक्टर, जो इन दो ऑब्जेक्ट्स के जो वेलोसिटी वेक्टर होंगे उनके बीच का एंगल मेरे को दे देंगे, राइट। तो मेरा गोल यहां पर यही रहने वाला है, ठीक है। यहां पर मेरा गोल यही रहने वाला है, ये जो θ1 और θ2 है ये मैं निकालूं यहां से। चीज समझ में, इनिशियल और फाइनल कंडीशन सबको क्लियर है अलग अलग। ये मेरे पास θ1 है, ये मेरे पास θ2 है, लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास ये इनिशियल कंडीशन है, और ये मेरे पास इधर फाइनल कंडीशन है, ठीक है। अब करना कैसे इसको सोल्व, जस्ट कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, दैट्स इट, ठीक है। अब 2D मोशन हमारे पास ये राइट, तो यहां पर क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के लिए अलग से लगाएंगे, वाई एक्सिस के लिए अलग से निकालेंगे, और जस्ट सोल्व कर देंगे, दैट्स इट, इतना ही हमारा काम है। तो करते हैं गाइस इस क्वेश्चन के साथ स्टार्ट। तो देखो हमारे पास क्या सीन है, सबसे पहले वाई डायरेक्शन लगाते हैं, वाई डायरेक्शन लगाना इजी है थोड़ा सा, तो वाई डायरेक्शन पहले लगाते हैं, क्योंकि वाई डायरेक्शन में से इजी है यार, क्योंकि फाइनल वाले का मैंने क्या कर दिया, वाई कंपोनेंट 0 मान लिया, क्योंकि वहां पर जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना उसी को मैंने अपना हॉरिजॉन्टल मान लिया है, तो वाई कंपोनेंट्स के अंदर कोई भी नहीं है मेरे पास, राइट। तो इस वजह से इजी है। तो देखो यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा अभी इनिशियल मोमेंटम कैसे निकलना है, राइट। तो मोमेंटम हम कैसे लिखते हैं, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, कंजर्वेशन मोमेंटम, दैट्स इट, राइट। मोमेंटम होता क्या है, मास इंटू वेलोसिटी, राइट। तो यहां पर लिखेंगे इसका मास पहले ऑब्जेक्ट का m,
इसकी वेलोसिटी v, अभी क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है गाइस तो हमें यहाँ पर माइनस साइन भी इंक्लूड करना पड़ेगा, राइट। और माइनस साइन कब, इसका कंपोनेंट डिवाइड करने के बाद, क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ y वाला कंपोनेंट ले रहा हूँ, तो y वाला कंपोनेंट ध्यान से देखो, θ1 एंगल मेरे पास यहाँ पर है, तो जो कंपोनेंट आएगा वो कहां पर जाएगा, नीचे की तरफ ऐसे जा रहा होगा, नीचे की तरफ ऐसे, राइट, नीचे की तरफ ऐसे जा रहा होगा, v sin θ1, राइट। तो वो हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा, v sin θ1 नीचे की तरफ जा रहा है तो यहाँ पर माइनस साइन लगा दिया, प्लस उसके बाद 2m ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है v/2 वेलोसिटी के साथ, तो v/2, और साथ में क्या है sin θ2, क्योंकि अब प्लस साइन लिया है मैंने क्योंकि यहाँ पर sin θ2 ऊपर की तरफ है मेरे पास, जो वेलोसिटी वेक्टर जा रहा है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट, और कंपोनेंट इधर वाला जो होगा वो साइन में ही आएगा मेरे पास, राइट। तो वो वाला सीन मैंने यहाँ पर लिया है, इज इक्वल टू क्या है 0, क्योंकि जो फाइनल है ना मेरे पास उसके अंदर कोई भी y कंपोनेंट नहीं है वेलोसिटी का, तो वहां पर मेरा 0, राइट। तो यहाँ से m से m कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा गाइस, m से m कट गया, v से v कट गया, बचा क्या मेरे पास, बचा मेरे पास ये sin θ1 इक्वल टू sin θ2, और यहां से मेरे पास आ गया θ1 इक्वल टू θ2, ये मेरे पास यहां से रिलेशन निकल करके आया है, ठीक है। तो ये मेरे पास आई है y डायरेक्शन में कंजर्वेशन मोमेंटम लगाने के बाद। ऐसे मैं लगाऊंगा x डायरेक्शन के अंदर क्या, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो वहां से भी रिजल्ट निकाल लेते हैं कि क्या आएगा मेरे पास, राइट। तो यहां पर ये तो मैंने किया था y के लिए सोल्व, अब मैं करूंगा x के लिए सोल्व। तो इनिशियल मोमेंटम अलोंग x एक्सिस इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम अलोंग x एक्सिस, राइट। तो देखो कैसे करना है, mv1 cos θ1 mv cos θ1 प्लस 2mv/2 cos θ2 इज इक्वल टू क्या होगा, 3mv/3 3mv/3, और यहाँ पर तो पूरा कंपोनेंट है ना हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग, तो यहाँ पर तो cos 0 क्या हो जाएगा मेरे पास, 1 हो जाएगा, राइट। तो उसका इंक्लूड नहीं करना है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, mvr पूरी इक्वेशन में, तो mv तो पूरा कैंसिल आउट हो गया, mv तो पूरा कैंसिल आउट हो गया। अब मेरे पास बचा क्या है, बचा है मेरे पास cos θ1 प्लस cos θ2 इज इक्वल टू क्या बचा है मेरे पास, 1 बचा है, और θ1 और θ2 हमारे पास क्या थे, सेम थे, जो पिछले रिजल्ट से आया था हमारे पास y डायरेक्शन लगाने के बाद, राइट। तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, cos 2 θ1 हो जाएगा, सॉरी 2 cos θ1 हो जाएगा इक्वल टू 1, राइट। ये इक्वेशन मेरे पास यहां से निकल के आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास क्या है, θ1 इज इक्वल टू θ2 है, जो हमने y डायरेक्शन की इक्वेशन से देखा था, राइट। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा cos θ1 इज इक्वल टू हाफ, और यहां से जो θ1 की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी 60 डिग्री, ठीक है। अब हमें निकालना क्या, क्वेश्चन जाके देखो, हमें निकालना है द एंगल बिटवीन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स, यानी कि हमें θ1 प्लस θ2 निकालना है, θ1 प्लस θ2 हमें निकालना है, और θ1 और θ2 तो हमारे सेम, यानी कि 2θ1 निकालना है, यानी कि 120 डिग्री हमारे पास यहाँ पर एंगल हो जाएगा, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा IIT JAM 2020 का थर्ड क्वेश्चन, राइट। एक बार क्वेश्चन नोट कर लो, जिसका जो बचा है पॉज कर सकते हो, जिस भी पॉइंट के ऊपर मैं सारी स्लाइड्स ओपन कर रहा हूं 1 बाय 1, राइट। जो भी क्वेश्चन बचा है पॉज करो, नोट करो, और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, राइट। आई होप कि क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा, सबने नोट कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं गाइस फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, राइट। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन में हमें यहाँ पर क्या गिवन है, क्वेश्चन नोट करने के लिए अगेन पॉज कर सकते हो, फिर क्वेश्चन नोट कर सकते हो, राइट, और तब क्वेश्चन नोट कर लो, उसके बाद आगे दोबारा से प्ले कर सकते हो। तो करते हैं गाइस स्टार्ट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ। यहां पर हमारे पास क्या गिवन है, देखो, 2 planets P1 एंड P2 हैविंग masses m1 एंड m2 रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स, राइट। हमारे पास क्या है, 2 planets हैं P1 एंड P2, उनके मासेस m1 m2 हैं, राइट, और वो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द सन, राइट, विद द टाइम पीरियड T1 एंड T2 रिस्पेक्टिवली। द मिनिमम एंड द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट P1 फ्रॉम द सन आर एंड 3R रेस्पेक्टिवली, ठीक है। जो मिनिमम है और मैक्सिमम जो डिस्टेंस हमें गिवन है वो क्या है, मिनिमम और मैक्सिमम का मतलब समझ लो कि क्या है हमारे पास यहाँ पर। देखो हमारे पास ये सन है मान लो, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सन है। अब जो प्लैनेट रिवॉल्व करता है हमारा कैसे करता है, ऐसे ऑर्बिट पाथ में रिवॉल्व करता है, करेक्ट। तो ये मेरे पास क्या है, मिनिमम डिस्टेंस है R, और ये मेरे को गिवन है क्या, 3R गिवन है। यहाँ पर देखो मैं नहीं कह रहा हूँ, गिवन है यहाँ पर R और 3R एक प्लैनेट 1 के लिए, इसको मैं P1 नाम दे रखा है, राइट। ये P1 की इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, R और 3R। ऐसे प्लैनेट 2 की भी इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है, उसके लिए हमारे पास क्या है, 2R और 4R गिवन है, राइट। 2R और 4R हमें गिवन है, तो यहां पर हमारे पास इधर है प्लैनेट, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, 2R है, और ये वाला जो मैक्सिमम वाला डिस्टेंस है वो क्या है, 4R है। तो ये मेरे को यहाँ पर सिचुएशन गिवन है,
राइट। अब हमें यहाँ पर करना क्या है, अज्यूमिंग m1 एंड m2 आर मच स्मॉलर देन द मास ऑफ द सन। ओके, तो यहाँ पर जो मासेस है हमारे प्लैनेट्स के वो क्या है, स्मॉल है, किसके कंपैरिजन में, सन के मास से, राइट। तो देखो अब हमें यहाँ पे निकालना क्या है, हमें निकालना है T2 डिवाइड बाई T1। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इनको हम रिलेट कैसे कर सकते हैं। अब टाइम पीरियड निकालने की बात है तो टाइम पीरियड हमारा किसके ऊपर डिपेंड करता है, टाइम पीरियड हमारा डिपेंड करता है गाइस जो हमारा रेडियस है ना उसके ऊपर, राइट। कौन सा रेडियस, किस रेडियस की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ यार, कैप्लस थर्ड लॉ एक बार याद करो, वो क्या कहता है, टी स्क्वेयर इज इक्वल टू टी स्क्वेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, हमें ये कहता है, राइट। तो यहां से हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी यार, देखो टी स्क्वेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, सबसे पहले तो हमें ए को समझना पड़ेगा कि ए हमारा होता क्या है। तो अब हम इस फिगर का यूज करते हुए इस ए को समझते हैं कि ए हमारा क्या है, ए यार हमारा वैसे सेमी मेजर एक्सिस, राइट। अभी समझते हैं कि क्या चीज होती है, इनकेस किसी को नहीं पता है कि सेमी मेजर एक्सिस क्या होती है हमारे पास। तो देखो हमारे पास एक फिगर क्या है, पहले फिगर को समझते हैं, चीजें अपने आप से समझ में आ रही होंगी। तो हमारे पास यार यहाँ पर ये क्या है, फोकस है, किसका, ये इलिप्स, राइट। और फोकस के ऊपर यार हमारा क्या होता है, सन प्रेजेंट है यार, सबने यार कैप्लस के लॉ पढ़े होंगे 11th क्लास में भी, राइट। और बीएससी में भी हम पढ़ते हैं, राइट। तो हमारे कैप्लस के लॉ होते हैं यार, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमारा जो सन होता है ना वो हमारा क्या होता है, फोकस पे होता है, और जो प्लैनेट्स है वो हमारे इलिप्स में मूव कर रहे होते हैं, राइट। तो ये मेरे पास यहाँ पर सिनेरियो है। अब ये मेरे पास क्या है, यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट है, और ये क्या डिपिक्ट करता है हमारा, यार यहाँ पर अगर मैं इसकी नेमिंग करूं ए ओ बी, तो यहाँ पर ए और ओ बी जो है वो मेरी क्या है, सेमी मेजर एक्सिस है, राइट। और ओ क्या है, वो सेंटर है, ए और बी का क्या है, वो सेंटर है। ऐसे यार अगर मैं यहाँ पर सी डी पॉइंट नेम करूं तो सी और ओ डी क्या है मेरे पास, सेमी माइनर एक्सिस है, राइट। और सी डी मेरे पास क्या है, अगेन यहाँ पर एक पूरा डिस्टेंस है, और ओ उसका एक सेंटर है मेरे पास, राइट। तो ये मेरे पास यहाँ पर सिनेरियो है सारा का सारा। और ए क्या है मेरी सेमी मेजर एक्सिस, यानी कि जो ओ ए है या ओ बी है, तो ये मेरे पास क्या है, सेमी मेजर एक्सिस है। अभी इन्हीं चीजों का यूज करते हुए गाइस हम इस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे आगे, राइट। तो वन बाय वन हम चीजों को देख रहे होंगे क्या चीज हमारे पास है। तो हमारे लिए यार यहाँ पर काम की चीज क्या है, यहाँ पर हमारे लिए काम की चीज है ये कि जो डिस्टेंस अभी मैंने बताया ए ओ, राइट, यानी कि जो ए है मेरे पास जो सेमी मेजर एक्सिस है, इसको हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, राइट। इस चीज को क्या कर रहे होंगे, हम कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो चलो देखते हैं कि इस चीज को हमें कैसे सोल्व करना है, राइट, किस चीज की यहाँ पर ये बात हो रही है। तो हमने यार यहाँ पर जस्ट मतलब समझा है कि हमारा यहाँ पर ए है क्या, ए है हमारा यहाँ पर सेमी मेजर एक्सिस, और जो हमारा होता है कैपलर थर्ड लॉ वो क्या कहता है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। अब इस फॉर्मूला का यूज करते हुए अब हम इस प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे होंगे। तो अभी जस्ट हमें क्या करना है यार, दो प्लैनेट्स हमारे पास, राइट। तो दोनों के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए निकालना पड़ेगा, यानी कि उनकी सेमी मेजर एक्सिस निकालनी पड़ेगी, और फिर उस चीज का यूज करते हुए हमें इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है, राइट। तो अभी देखते हैं गाइस कि कैसे इस प्रॉब्लम को हम यहाँ पर सोल्व करेंगे, राइट। तो हमारा गोल क्या रहेगा यहाँ पर, जस्ट गोल हमारा इतना रहेगा कि हम यहाँ पर क्या निकालें, इनकी सेमी मेजर एक्सिस निकालें, और फिर जस्ट उनके रेशियो को निकालते हुए इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, दैट्स इट। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, बड़ा ही सिंपल है, इजी है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं फिर। देखो गाइस यहाँ पर इस क्वेश्चन में कॉमन सेंस की जरूरत है। देखो हमारे पास यहाँ पर क्या है, ए मैंने क्या बताया, इधर से इधर तक का डिस्टेंस, राइट। तो ये अगर मैं ऐसे करूं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ए ये है, ए ये है, तो ये कितना हो गया, 2a हो गया। तो जो 2a है वो किसके इक्वल होगा, r प्लस 3r के इक्वल होगा। तो यहां से जो मेरा a है ना वो क्या निकल के आ जाएगा, 2r निकल के आ जाएगा। इस चीज को समझो। ऐसे ही प्लेनेट 2 के लिए मेरे पास क्या हो जाएगा, जो 2a है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 2r प्लस 4r के इक्वल आ जाएगा। तो यहां से जो a है वो कितना आ गया मेरे पास, वो आ गया 3r। तो यहां से मेरे पास यार ये दो चीजें आ गई हैं, क्या ही है मेरे पास, ये जो ए की वैल्यूज है ना वो आ गई है प्लेनेट 1 के लिए और प्लेनेट 2 के लिए, इनको मैंने A1 और A2 नेम कर दिया, राइट। ये मेरे पास यहां पर निकल करके आया है, राइट। ऊपर वाले को मैंने A1 कह दिया, नीचे वाले को मैंने A2 कह दिया, यानी कि प्लेनेट 1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो A है उसको मैंने A1 बोल दिया, और ऐसी प्लेनेट 2 के लिए A2 बोल दिया, राइट। ये मेरे पास आ चुका है। तो अब समझते हैं गाइस आगे कैसे प्रोसीड करना है। अब जस्ट हमें निकालना क्या है, T2 डिवाइड बाई T1, T2 डिवाइड बाई T1। तो T2 डिवाइड बाई T1, राइट, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ये था हमारा ए के। तो अब यार मैं रेशियोज ले रहा हूं दोनों के, तो क्या मैं कह सकता हूं कि कांस्टेंट ऊपर नीचे मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। जस्ट हम यहाँ पर वही कर रहे हैं, और ये कहां से आया, कैप्लस थर्ड लॉ से आया मेरा रिजल्ट, इस चीज को याद रखना। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, A2 डिवाइड बाई A1 की पावर 3/2, डेट्स इट। ये मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। जस्ट यहाँ पर A1 A2 की वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकालना है, बस इतना ही काम है। तो T2 डिवाइड बाई T1, तो A2 और A1 की वैल्यूज रखते हैं, तो यहां पर आ जाएगा 3r डिवाइड बाई 2r की पावर 3/2। इसको मैं लिख सकता हूं 3/2 की पावर 3/2, राइट। और अगर मैं ऑप्शंस के साथ इसको मैच करूंगा तो मेरे पास ये आएगा इस टाइप की फॉर्म,
क्योंकि ऑप्शंस में इस टाइप की फॉर्म हमें गिवन है। ठीक है, ये इसका हमारे पास आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन में गिवन है हमारे पास। ये हमारे पास है ऑप्शन सी, राइट। ऑप्शन सी हमारे पास ये गिवन है, तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। आई होप कि चीज सबको समझ में आई होगी। इनकेस किसी कोई डाउट हो, कमेंट सेक्शन खुला है, राइट, तो वहां पर आप अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हो। तो जो हमारा टाइम पीरियड है वो क्या करता है, सिर्फ यार हमारा डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, हमारे मासेस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इस वजह से यहाँ पर कोई भी मास का इफेक्ट नहीं आएगा। दोनों प्लेनेट का मास अलग अलग है, लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सिर्फ हमारा यहाँ पर जो टाइम पीरियड है किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो डिस्टेंस होता है उनके बीच में यहाँ पर हमारा डिपेंड कर रहा होता है। जो हमारे पास यहाँ पर ए है उसके ऊपर हमारा डिपेंड कर रहा होता है, राइट। तो ये थे गाइस 4 क्वेश्चन। मैकेनिक्स में टोटल 8 क्वेश्चन आए थे आईटी जैम 2020 में। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आ रहे होंगे, जो कि कल अपलोड हो रही होगी। तो अगर आपको वो वीडियो की नोटिफिकेशन भी पानी है, या फिर आपको किसी और सब्जेक्ट्स के भी पीवाईक्यूज की नोटिफिकेशन पानी है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हम मिलेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।